नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए थर्ड ईयर के छात्रों हेतु होगी। बीए थर्ड ईयर के छात्रों हेतु हिस्ट्री विषय की होगी। तो बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो पीछे की क्लास जो हुई थी हमारी, जिसमें हमने मेरा सामान्य परिचय दिया, इंट्रोडक्शन दिया, उसके पश्चात मैंने जो आपका पाठ्यक्रम है उसके बारे में मैंने बताया, सिलेबस है उसका विश्लेषण हमने किया था। तो आज हमारी क्लास जहाँ से निरंतर चल रही है वहीं से हम जो पुनः शुरुआत कर रहे हैं। जो पीछे की क्लासें जिन स्टूडेंटों ने नहीं देखी, किसी कारणवश से जो जुड़ नहीं पाए थे, उनको पता नहीं था, तो ये एक अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी की वजह से वो सारी की सारी क्लासें अपनी जो यूट्यूब चैनल पर संरक्षित पड़ी है। आप पहली क्लास से शुरू करके और आज तक की क्लासों को धीरे धीरे आप उसके ऊपर देख सकते हो। तो बात करें हम कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, तो आधुनिक भारत का इतिहास है अपनी बुक है। जो दो बुकें हैं आपके, एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री है जो आधुनिक विश्व का इतिहास है, उसके पश्चात जो दूसरी बुक है जो आधुनिक भारत का इतिहास, जो दूसरा पेपर है उसकी बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो आधुनिक भारत का इतिहास। तो उसके तहत हमने बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना को पढ़ लिया है, किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और धीरे धीरे जो व्यापारिक कंपनी से एक जो यहाँ की सत्ता पे अधिकार किस तरीके से जमा लेती, उसको हमने पढ़ा है। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के तहत 1600 ईस्वी में पहली पहुँच जो सूरत में इनके द्वारा व्यापारिक कोठी स्थापित की जाती है अंग्रेजों के द्वारा। उसके पश्चात व्यापारिक कोठी स्थापित करने के पश्चात धीरे धीरे बंगाल तक ये पहुंचते और बंगाल में जो 1757 का प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के पश्चात, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य, उसके पश्चात इनके द्वारा धीरे धीरे अपने आप को मजबूत बनाया जाता है। इनकी जड़ें धीरे धीरे गहरी होने लगती है बंगाल में, और जो आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ ये प्रशासनिक गतिविधियों में भी लिप्त हो जाते हैं और यहाँ की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने लग जाते हैं। उसके पश्चात 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य, जो तत्कालीन मुगल बादशाह है और अवध के नवाब है, इन तीनों का जो गुट होता है उसके मध्य बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के पश्चात इनकी जो मजबूती और भारत में और ये इनकी स्थिति मजबूत हो जाती है, जिसके पश्चात इनकी बंगाल में जो सत्ता धीरे धीरे स्थापित हो जाती है। सत्ता स्थापित होने के पश्चात तीनों कौंसिल है, जो एक तो मद्रास की कौंसिल है, एक बंगाल की कौंसिल है, एक बम्बई की कौंसिल है, उन पे धीरे धीरे इनका राज्य क्षेत्र बढ़ने लग जाता है और प्रशासनिक गतिविधियों में सक्रिय हो जाते हैं और दीवानी फौजदारी जो न्यायिक क्षेत्र है वो भी कार्य करने लग जाते हैं। तो उसके पश्चात जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन हो जाता है और अंग्रेज़ों के द्वारा कौन कौन से सुधार कार्य यहाँ पे किए जाते हैं, जिसको चाहे आप प्रशासनिक सुधार ले लो। दूसरा उसका एक अगला चैप्टर है जो बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, तो हमने पढ़ लिया। दूसरा चैप्टर है प्रशासनिक सुधार, अंग्रेज़ों के द्वारा यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापारिक उद्देश्य आई थी उसके द्वारा जो प्रशासनिक क्या क्या सुधार किए जाते हैं भारत की सत्ता को हस्तगत करने के पश्चात, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और ऐसा क्या होता है ईस्ट इंडिया कंपनी में, वहाँ जो ब्रिटेन की सरकार है उसकी सक्रिय भूमिका रहती है, ब्रिटेन की संसद की, और उनके द्वारा यहाँ भारत पे शासन किया जाता है और भारत में शासन करने के लिए उनके द्वारा जो प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है जो गवर्नर जनरल कहलाता है। और गवर्नर जनरलों के द्वारा भारत में आने के पश्चात क्या क्या सुधार कार्य किए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पीछे के गवर्नर जनरलों को हमने पढ़ लिया है, रॉबर्ट क्लाइव है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, उनको हमने पढ़ा है, और वॉरेन हेस्टिंग्स है, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आज हम मुख्य रूप से विलियम बेंटिंक के कार्यकाल को पढ़ने वाले हैं। उन विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में क्या क्या सुधार, और मैं आपको बताऊं गवर्नर जनरलों की जो आपके पास है जो लिस्ट है उसका PDF नोट्स में या जो मेरे हैंड राइट नोट्स हैं जो हाथों से लिखे हस्तलिखित नोट है उनकी फ़ोटो प्रति मैं आपको भेज दूंगा फ़ोटो, ताकि आपको एक आंकलन रहे, कालक्रम का पता रहे कौन कौन से जो गवर्नर जनरलों के द्वारा शासन किया गया और उनके द्वारा क्या क्या सुधार। तो आज बात करेंगे हम जो व्यापक सुधारों का युग कहा जाता है,
जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का समय होता है उसे व्यापक सुधारों का कार्यकाल यहाँ पे समय कहा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग से पहले की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल रहे, उन्होंने 1813 से 23 ईस्वी तक जो भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल बन के रहते हैं, और जिनके तहत तीनों काउंसिल रहती है, मद्रास की काउंसिल और बम्बई की काउंसिल उन्हीं के अधीन रहती है, और सर्वोच्च जो ब्रिटिश सत्ता के सर्वोच्च यही रहते हैं नीति निर्धारण करने के लिए। इनके द्वारा ही प्रशासनिक गतिविधियां की जाती है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स रहते हैं 1813 से 23 ईस्वी तक, और उसके पश्चात लॉर्ड एमहर्स्ट रहते हैं 1823 से 28 ईस्वी। लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा खूब सुधार किए जाते हैं। जो दीवानी फौजदारी न्यायिक क्षेत्र है उसके अंदर भी कई सुधार किए जाते हैं, और आर्थिक सुधार, कंपनी की स्थिति को दृढ़ किया जाता है, सुदृढ़ आर्थिक मजबूती इसको प्रदान की जाते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। एमहर्स्ट के पश्चात जो भारत के गवर्नर जनरल बन के आते हैं वो आते हैं विलियम बेंटिंग। उनका नाम क्या है? विलियम बेंटिंग आते हैं, और 1828 से 35 ईस्वी तक ये भारत के गवर्नर जनरल बनकर रहते हैं। अब इनके बारे में सामान्य जानकारी की बात करें तो इनकी जो मुख्यतः परिचय की बात करते हैं तो ये ब्रिटेन के थे। 1796 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद के सदस्य बन गए थे। ब्रिटेन की संसद के सदस्य थे, राजनीति में सक्रिय थे, और इन्हें ह्यूग नाम जो जिसका अर्थ है जो सुधारवादी हो या उदारवादी गवर्नर हो, इन्हें ह्यूग दल का नेता कहा जाता है। इनके जो मुख्यतः विचारधारा को देखा जाए तो ये उग्र और आक्रोश वाले व्यक्ति नहीं थे, और इनके द्वारा सुधारवादी नज़रियों को अपनाया गया, और ये दयालु प्रवृत्ति के थोड़े जो गवर्नर जनरल रहते। ज़्यादातर हमें को पढ़ने को मिलता है कि ब्रिटिश अंग्रेज़ों के द्वारा भारत पे जुर्म किया गया, लेकिन इन्होंने कुछ जो प्रशासन में शिथिलता, जो प्रशासन में जो सुधार कार्य किए और जो उदार रवैया अपनाया, और इन्हीं के समय कहते हैं भारत का पश्चिमीकरण शुरू हो जाता है। पश्चिमीकरण का मतलब है जो भारत है जो पश्चिमी संस्कृति को अपनाना शुरू कर देता है, कल्चर यो एक्सेप्ट यहाँ पे करने लगता है। तो 1796 ईस्वी में ब्रिटेन संसद के सदस्य बने थे, और जो उत्तरी इटली है, इटली में जो नेपोलियन के विरुद्ध उत्तरी इटली है वहाँ पे नेपोलियन के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी। तो ये इनके पास अच्छे खासे जो प्रशासनिक गुणों की क्षमता, इनमें योग्यता और महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने माना जाता है, और ये इनके दौरान भारत के पश्चिमीकरण की शुरुआत हो जाती है। अब मुख्यतः बात की जाए जो विलियम बेंटिंग रहते हैं जो 1828 से 35 ईस्वी के दौरान, उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए जिनको हमें पढ़ना, यानी कौन कौन से प्रशासनिक सुधार उनके द्वारा किए गए। तो पहले बात करते हैं तो इनको ब्रिटिश संसद के द्वारा ये निर्देश इंस्ट्रक्शन देकर भेजा गया था कि आप भारत में जाओगे तो भारत जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो यहाँ पे शासन कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करोगे, और जिस तरीके से जो अतिरिक्त सरकारी खर्च है उन पर नियंत्रण करोगे, ये निर्देश देकर इन्हें भारत भेजा जाता है। अब इनकी मुख्य जो विलियम बेंटिंग के सुधारों को देखा जाए तो मुख्यतः 6 भागों में इनको विभाजित किया जा सकता है। 6 भागों की बात करें तो आर्थिक सुधार इनके द्वारा किए जाते हैं। आर्थिक सुधार कौन कौन से किए गए इनके बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन सुधार है, जो न्यायिक सुधार जुडिशरी सिस्टम में है, जो न्यायिक सुधारों में क्या परिवर्तन किया जाता है, और शिक्षा संबंधी सुधार, एजुकेशन से संबंधित क्या सुधार इनके द्वारा किए जाते हैं, और सामाजिक सुधार जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं उन पर किस तरीके से रोक इनके द्वारा लगाया जाता है। तो उसके पश्चात हम प्रेस संबंधी सुधार है, जो समाचार पत्रों से संबंधित सुधार है, इनके द्वारा क्या किया जाए, ये समाचार पत्रों के प्रति इन्होंने उदारता दिखाई और उनको कई सारी रियायतें इनके द्वारा दे दी जाती है। तो आज मुख्यतः हम इनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों के बारे में ही पढ़ेंगे। आर्थिक सुधारों की बात करें तो ब्रिटिश संसद के निर्देश मैंने पहले भी जिक्र किया। ब्रिटिश संसद है जो वहाँ की पार्लियामेंट, उनके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि भारत में जाकर आपको जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारना है, और उसमें जो कर्मचारी भ्रष्टाचार करने उन पर अंकुश लगाना है, और उसकी आय को बढ़ाते हुए जहां अतिरिक्त खर्चे हैं सरकारी उन पर नियंत्रण आपको करना होगा, और उसी के अनुरूप इनके द्वारा कार्य किया जाता। तो पहला कार्य क्या किया जाता है, सैनिक भत्ते।
सैनिक भत्तों को इनके द्वारा घटा दिया जाता है और इनके द्वारा इंस्ट्रक्शन निर्देश, इनके द्वारा एक नियम प्रावधान बनाया जाता है कि जो कलकत्ता के 400 मील तक जो दायरे में आसपास सैनिक है उनको ही सैनिक भत्ता मिलेगा और उनको भी सैनिक भत्ता कितना मिलेगा, आधा ही सैनिक भत्ता मिलेगा। और क्योंकि जो सैनिक है इसको अपना अधिकार समझने लग जाते हैं और जो अपने वेतन के अलावा इन भत्तों की मांग सैनिकों के द्वारा की जाती है, जिससे कंपनी पे अतिरिक्त जो आर्थिक बोझ पड़ता है। तो इस हिसाब से इन्होंने क्या किया, कई जगह सैनिकों के द्वारा विरोध भी किया गया, लेकिन वे अपनी बात पर अडिग रहते हैं और इनके द्वारा सैनिकों के भत्ते समाप्त कर दिए जाते हैं। इन सैनिकों के भत्ते समाप्त करने से जो 2 लाख रुपए उस समय इनके प्रतिवर्ष बचने लग जाते हैं। तो इस तरीके से जो ये आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हैं। अब बात करते हैं अफीम व्यापार में सुधार। अफीम व्यापार में क्या सुधार किया जाता है इनके द्वारा? जो बंगाल की अफीम थी वो उस पर तो अधिकार, उसको बेचने और खरीदने का अधिकार तो इनके पास था, लेकिन जो मालवा की अफीम थी, मालवा की अफीम जो लाहौर होते हुए जो दक्षिणी भारत और जो पूर्वी क्षेत्र है उधर जाती थी, जैसे इंडोनेशिया, सावा, सुमात्रा, तो इसकी कालाबाजारी होती थी। तो इस वजह से बम्बई में जो अफीम के व्यापार पे रोक लगी हुई, तो इन्होंने क्या किया, मालवा के जो अफीम है उसमें अफीम व्यापार में सुधार करते हुए उसको लाइसेंस जारी कर दिए, अनुपत्रित कर दिया गया, और जिससे क्या इनको रेवेन्यू राजस्व की वसूली होने लगी और उनके व्यापार पे जो मालवा का जो अफीम है उसके व्यापार पे इनका नियंत्रण हो जाता है। इस व्यापार के नियंत्रण में जो अफीम के व्यापार पे जो इनके द्वारा नियंत्रण किया जाता है विलियम बेंटिंग के द्वारा, जो इससे पहले आय 1,66,000 रुपये होती थी कोई वक्त, तो वही आय बढ़कर 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष होने लग जाती है। ये सुधार इनके द्वारा किया जाता है। अब कर मुक्त भूमि को जब्त किया जाता है इनके द्वारा। बात की जाए तो जो प्राचीन समय से प्रथाएं चलती थी, राजा महाराजाओं के द्वारा क्या है, जो अनुदान में भूमि दी जाती जाए, किसी सैनिक के शहीद होने पे या कोई धर्म से संबंधित है धार्मिक गुरुओं को भूमि दी जाती थी और उन पर वह अपना अधिकार मानते थे और उस भूमि को कर से मुक्त कर दिया जाता। तो इनसे पहले भी गवर्नर ने कई सुधार किए और कई शासकों ने भी किए, लेकिन जो भूमि जब्त कर ली गई थी जिन लोगों के द्वारा, जिनको अनुदान में दी गई थी, और उनकी कई पीढ़ियां जो आगे उसी का सामान्य रूप से उपभोग कर रही थी, तो इन्होंने क्या किया, उस भूमि की जांच करवाई तो अब कई 500,000 सालों भूमि ज़मीनें दी गई थी, उन्हीं पे वो अभी भी कब्जा जमाए। तो उनके पास कई लोगों के पास कागजात सुरक्षित नहीं थे, तो उन्होंने उसको आधार मानते हुए कि आपके पास कागजात नहीं, और उन भूमियों की जो जब्ती कर ली जाती है, यानी उसे जो अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है और उस पर कर टैक्स निर्धारित कर दिया जाता है। इससे 30 लाख रुपए प्रतिवर्ष इनकी आय बढ़ जाती है इस अनुदान भूमि यानी मुक्त जो कर मुक्त भूमि है उसको नियंत्रण में करने से। अब बात करते हैं भू राजस्व संबंधी सुधार। किसानों के द्वारा जो कृषि का उत्पादन किया जाता है उसी पे जो रेवेन्यू टैक्स लिया जाता था, राजस्व लिया जाता, उसमें इन्होंने कुछ बेहतर सुधार किए ताकि किसानों के हितों को भी ध्यान में रखा जाए और किसानों के साथ ज्यादती और अत्याचार ना हो, उनका आर्थिक शोषण ना हो। तो इन्होंने क्या किया, सीधा जो 30 वर्षों के लिए एक समझौता कर लिया। 30 वर्षों के समझौता किया, किसके साथ किया, रेत किसे कहते हैं, रेत तो यानी किसानों के साथ इनके द्वारा समझौता कर लिया जाता है यहाँ पे। उसके पश्चात जो जमींदार है, जमींदारों के साथ, ग्राम समुदायों के साथ 30 वर्षों का एग्रीमेंट, अनुबंध इनके द्वारा कर लिया जाता है। और जो भूमि पड़ी रहती है उसका सर्वेक्षण किया जाता है और पैमाइश यानी उसे नापा जाता है और उसका जो निरीक्षण करवाया जाता है कि कौन सी जमीन, कितनी जमीन है जो उपजाऊ है, कौन सी बंजर है, इस बारे में सारा का सारा रिकॉर्ड कलेक्शन कर लिया जाता है। और कहते हैं कि जब ये भारत में आए थे तो कंपनी को 1 करोड़ प्रतिवर्ष घाटा होता था, नुकसान होता था, और उसी घाटे को इनके द्वारा 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष लाभ में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो भारत के गवर्नर जनरल बन के आते हैं उनके द्वारा किए जाने वाले सुधारों के बारे में हमने चर्चा की है। उनके द्वारा किए गए सुधारों को मुख्यतः हमने जो 6 भागों में विभाजित किया है: आर्थिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, न्यायिक सुधार, शिक्षा संबंधी सुधार, सामाजिक सुधार और प्रेस संबंधी सुधार। और आज हमने जाना उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधार। तो हमारा जो प्रशासनिक सुधारों का जो चैप्टर है वो चल रहा है, जिसके तहत हम समस्त जो जितने भी लॉर्ड गवर्नर जनरल आए हैं
जो अपने सिलेबस के अनुरूप है उसको पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको बेहतर तरीके से समझ में आया हो। अगर किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो प्लेटफॉर्म अपने पास है उसके द्वारा पूछ सकते हो। और किसी चीज़ को आप विस्तार से जानना हो और किसी चीज़ को भी, तो आप मुझे पूछ सकते हो। उसके बारे में अतिरिक्त जानकारियाँ आपको चाहिए, अगर आपकी जिज्ञासा हो तो। अब बात करते हैं, तो इसके बारे में हमने आज जो जिक्र किया ये तो कर ही लिया। और जो अपनी बुक के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग ये, जो अगर किसी स्टूडेंट की छूट रखी क्लासें तो वो कंटिन्यू पहली क्लास से यूट्यूब चैनल पे जाएगा और उसमें जो अपनी प्लेलिस्ट बन रखी है हिस्ट्री की, उसके तहत सारी की सारी उसमें डाल रखी है और उस पर मेंशन किया हुआ है हमारा कि कौन सी क्लास की ये क्लासेज है, तो आप उस पर देख सकते हो। और आपके सुझाव भी आमंत्रित है। आप किसी तरह के सुझाव देना चाहते हो, कुछ बदलाव चाहते हो, तो आपके सुझाव बड़े आमंत्रित है, उन पर ज़रूर गौर किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।